नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बजते ही हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड स्पेशली फॉर कॉमर्स, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की एमकॉम और CUET एमकॉम। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे उन बच्चों के लिए एमकॉम के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो 2022 का हमारा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन डेली की डेली शाम के 4 बजे चल रही है रिगार्डिंग द कॉमर्स। ओके, तो अगर आप लोग अभी तक देखिए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट किया करिए, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन 4 बजे शाम को मिलेगी। ठीक, और आज देखिए जो हम लोग क्लास अपनी शुरू करेंगे वो देखिए हम लोग की आज की जो क्लास होगी वो होगी ऑडिटिंग की। क्लियर, आज हम लोग ऑडिटिंग की क्लास शुरू करेंगे। तो ऑडिटिंग के MCQs की देखिए क्लासेस शुरू होगी। तो इसका देखिए जो MCQ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से बच्चे जाकर पूरा का पूरा MCQ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आए, कुछ भी पूछना हो तो देखिए वो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरा पर्सनल यूज़र ID है vikas_3, वहाँ पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक, और अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर, हमारा यूज़र ID है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और ये देखिए जो हमारी ऑडिटिंग की क्लास है ना, ये सिर्फ यूपी बीएड एमकॉम और CUET एमकॉम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें देखिए जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको ऑडिटिंग के क्वेश्चंस डेफिनेटली दिखेंगे। ये कॉमर्स के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने ऑडिटिंग की आज पहली MCQ की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। तो जी देखिए हम लोग ऑडिटिंग के MCQ की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए एक विनती रहेगी आप लोगों से कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मैं देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा या कुछ नोट्स दिखाऊंगा जिसको आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर सकें। ठीक, इसे शॉर्ट नोट्स बनाकर आप लोग पढ़ेंगे ना जब, तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। हम लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाकर खूब पढ़ा करते थे, दैट्स वाई। तो इसीलिए अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटिव ऑडिट्स आर। ठीक, तो क्वालिटिव ऑडिट्स के टाइप्स आपसे पूछ रहा है। तो आइए पहले आप लोग समझ लेते हैं कि क्वालिटी ऑडिट्स क्या होता है और फिर समझते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक, सो देखिए क्वालिटिव ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि क्वालिटी ऑडिटिंग जो होता है वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक, एक विधि पूर्वक एग्जामिनेशन परीक्षण होता है जिसके तहत हम लोग उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है उसका एग्जामिनेशन, उसका परीक्षण करते हैं। ठीक, a quality audit is typically carried out by an internal external quality auditor or auditing team। ओके, जो आपका ये क्या बोलते हैं क्वालिटिव ऑडिटिंग का काम होता है, गुणवत्ता ऑडिट का काम होता है, वह आपका बेसिकली इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर या एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिटर या ऑडिट टीम द्वारा किया जाता है। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम स्टैंडर्ड। ओके, और ये देखिए जैसे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो देखिए उस पर लिखा रहता होगा ऐसे ISO 9001 करके। ठीक, तो इसका देखिए जो हम लोग ग्रेडिंग करते हैं वो ग्रेडिंग करने के लिए क्वालिटी ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जिस कंपनी में ही क्वालिटी ऑडिटिंग की जाती है वहीं पे ये आपका ISO 9001 का सर्टिफिकेशंस दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट एक्चुअली MCQ का क्वेश्चन बन जाता है कि ISO 9001 का सर्टिफिकेशंस कब दिया जाता है। तो याद रखिएगा जब क्वालिटी ऑडिटिंग हो जाती है तब ये ISO 9001 का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक, अब देखिए दी अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी आइडेंटिफाइज 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट। यानी कि जो अमेरिकन सोसाइटी है उसने देखिए जो क्वालिटी ऑडिट है उसको देखिए निम्न 3 प्रकार में बांटा है। सबसे पहला अ प्रोसेस ऑडिट, दूसरा प्रोडक्ट ऑडिट और तीसरा अ सिस्टमैटिक ऑडिट, जिसको हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट भी कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा सिस्टमैटिक ऑडिट को हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट भी कहते हैं। तो देखिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी
आइडेंटिफाइज देखिए 3 प्रकार के आपके क्वालिटिव ऑडिटिंग को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहला प्रोसेस ऑडिट, दूसरा प्रोडक्ट ऑडिट, तीसरा सिस्टम ऑडिट। क्लियर। अब चलिए हम लोग अपने MCQ पे आते हैं। तो देखिए क्वालिटी ऑडिट क्या होता है समझ गए। अब ये पूछा था कितने टाइप्स का होता है, तो अभी हम लोग देखें प्रोडक्ट ऑडिट भी होता है, प्रोसेस ऑडिट भी होता है और सिस्टम ऑडिट भी होता है, जिसको हम लोग मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन द ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब कोई एक ऑडिटर, एक अंकेक्षक किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी संस्था का कर्मचारी है। सवाल समझिएगा कि जब एक अंकेक्षक किसी संस्था का कर्मचारी है, बीइंग ऑडिटेड, और वह देखिए ऑडिटेड का मतलब ऑडिटिंग का काम कर रहा है, लेखांकन अंकेक्षक का काम कर रहा है, तो द ऑडिट इज क्लासिफाइड एज एन डैश क्वालिटी ऑडिट। तो जो ऑडिट का देखिए क्लासिफिकेशन होगा वह किस प्रकार के ऑडिट में क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहला इंटरनल, एक्सटर्नल, कंपाइलेंस या बोथ A एंड B। क्लियर। तो देखिए जो ऑडिटर है आपका, सवाल में देखिए आंसर दिया था, जो ऑडिटर है आपका वो संस्था का ही एम्प्लॉय है। तो जब संस्था का एम्प्लॉय है तो वो किस टाइप का ऑडिटिंग होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, आंतरिक अंकेक्षक होगा। तीसरा देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्लान फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट वर्क इज नोन एज। तो देखिए ऑडिट का कार्य करने के लिए जो हम लोग, जैसे अभी ऑडिटिंग का कार्य करने के लिए जो उसकी रूपरेखा हम लोग तैयार करते हैं कि किस प्रकार से ऑडिटिंग करनी जाती है, तो उस रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि ऑडिट का कार्य करने के पूर्व जो ब्लूप्रिंट, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ऑडिट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो देखिए हमेशा लास्ट में बनती है, और यहाँ बोल रहा है कि ब्लूप्रिंट यानी कि अभी ऑडिटिंग की रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे, तो रिपोर्ट तो आंसर गलत हो गया। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब ऑडिट रिपोर्ट गलत है तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी हट जाएगा। इस तरह से देखिए एग्जाम में भी आप लोग कोशिश करिएगा कि एलिमिनेट करके आंसर करें। एलिमिनेट करने से क्या होता है कि आंसर की जो एक्यूरेसी होती है ना वो बहुत करेक्टली पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए 2 ऑप्शन अभी भी हमारे पास बचे हैं, एक ऑडिट प्रोग्राम, दूसरा ऑडिट नोटबुक। तो नोटबुक जो होता है ना, वो ऑडिटर जो होता है ना, अपने जब ऑडिटिंग का कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसमें देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करता रहता है। यानी कि ऑडिट नोटबुक जो होता है उसमें जो नोट करने का पॉइंट होता है वो देखिए ड्यूरिंग द ऑडिटिंग का वर्क होता है तब होता रहता है। यानी कि ये देखिए रूपरेखा उसकी नहीं हुई, क्योंकि ये ऑडिटिंग का कार्य करते के साथ साथ ही होता है। तो जो ऑडिटिंग का देखिए ब्लूप्रिंट होता है ना, उसको हम लोग ऑडिट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 4th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ टाइम कंसंट्रेंट ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू। ओके, यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब टाइम की कमी होती है, ठीक, टाइम कंसंट्रेट यानी कि जब टाइम की कमी होती है तो ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू। तो किस प्रकार से ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का कार्य किया जाता है, टेस्ट चेकिंग, रूटीन, बैलेंस शीट या नन ऑफ दिस। तो उसको समझने से पहले आइए इन तीनों फैक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टेस्ट चेकिंग क्या होता है, रूटीन चेकिंग क्या होता है और बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए ये हमारा टेस्ट चेकिंग, तो आइए पहले टेस्ट चेकिंग जान लेते हैं कि टेस्ट चेकिंग क्या होता है, इससे आप लोग अच्छे से फिर आंसर समझ के कर पाएंगे। तो बिग बिजनेस हाउसेस हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन होते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेक ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन डिटेल। तो इसीलिए जो ऑडिटर होता है ना उसको देखिए कठिनाई होती है कि वह सारे के सारे ट्रांजेक्शन, सारे के सारे लेन देन को डिटेल्ड में गहनतापूर्वक जाँच कर सके। An auditor needs to prepare and present report in short period of time। तो जो ऑडिटर होता है, अंकेक्षक होता है, देखिए उसको कम समय में, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में अपनी रिपोर्ट को तैयार करना होता है। सो एन ऑडिटर चेक्स द सैम्पल ट्रांजेक्शन्स एंड prepares and present reports to the concerned authority which is known as test checking। तो इसमें देखिए जो अंकेक्षक होता है वो क्या करता है, सैम्पल ट्रांजेक्शन्स लेता है। सैम्पल्स ट्रांजेक्शन्स मतलब कि पूरा अकाउंट डिटेल में ना चेक करके कोई एक पर्टिकुलर आपका ट्रांजेक्शन्स ले लेगा, या तो वो कैश का पूरा ट्रांजेक्शन्स ले सकता है, या तो एसेट्स का ले सकता है, समझ रहे हैं, या तो लायबिलिटी का ले सकता है। कोई भी एक आपका ट्रांजेक्शन्स उठाएगा और उसकी गहनतापूर्वक जांच करेगा, ठीक। और फिर जांच करने में अगर वह ट्रांजेक्शन सही पाया जाता है तो सही पाए जाने के आधार पर वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को
बनाएगा और उसको शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर देगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चेकिंग कहते हैं। एन ऑडिटर चेक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम और एरिया इफ देयर इज़ नो डाउट। तो जो ऑडिटर होता है ना, जो अंकेक्षक होता है, उसको जो लेखांकन की बुक्स होती है उसको देखिए चेक करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक। अगर उसको कोई भी डाउट ना हो तो तभी वो टेस्ट चेकिंग को फॉलो करेगा। यानी कि अगर इंटरनल ऑडिट सेटिस्फैक्ट्री है, इंटरनल ऑडिट अगर सेटिस्फैक्ट्री है तभी वह क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग का सहारा लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ही प्रूव्स द अकाउंट्स एज ट्रू एंड फेयर्स। ऑडिटर ही देखिए जो होता है आपका अकाउंट्स प्रूव करता है कि हाँ वो ट्रू और फेयर है। अदरवाइज ऑडिटर चेक्स इन डिटेल वेयर शी और ही हैज़ डाउट्स। तो अगर मान लीजिए वो ट्रू और फेयर स्टेटमेंट शो नहीं कर रहा है तब ऑडिटर देखिए क्या करेगा, वो सारे खातों की जांच डिटेल में करेगा फिर, जिससे कि वह गहनतापूर्वक जांच करके जान सके कि कहाँ पे मिस्टेक्स एरर्स निकल रही है, ठीक, जिससे ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक। तो यानी कि टेस्ट चेकिंग क्या होता है, टेस्ट चेकिंग सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन्स को पिक करेंगे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो सकता है, कैश का, लाइबिलिटी का या एसेट्स का, उसी ट्रांजेक्शन्स की पूरी गहनतापूर्वक जाँच की जाएगी और उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, टेस्ट चेकिंग कहा जाएगा, ठीक। अब आइए रूटीन चेकिंग देख लेते हैं हम लोग। तो रूटीन चेकिंग देखिए क्या होता है, रूटीन चेकिंग इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल चेकिंग। यानी कि रूटीन चेकिंग देखिए एक सिंपल चेकिंग होती है, ठीक, साधारण चेकिंग होती है, बट इट इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स ड्यूटी। लेकिन यह देखिए जो ऑडिटर का कर्तव्य होता है, उसके दायित्व कर्तव्य जो होता है उसका देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्लियर। एज अ रूल द सिंपल चेकिंग डन इज़ रूटीन वे। सिंपल चेकिंग देखिए जो होता है वो रूटीन वे में होता है, मतलब सामान्य तरीके से होता रहता है आपका सामान्य समय में। एंड कैन रिवील द क्लर्कियल एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ वेरी ऑर्डिनरी नेचर्स। और ये देखिए जो आपका रूटीन चेकिंग होता है, इससे हम लोग जो हमारी क्लर्कियल एरर होती है, ठीक, और जो फ्रॉड होता है उसको हम लोग साधारण प्रकृति के हिसाब से फाइंड कर लेते हैं। यानी कि रूटीन चेकिंग वो चेकिंग होती है जिसमें हम लोग सिंपल चेकिंग मेथड फॉलो करते हैं और इसी के आधार पे जो साधारण क्लर्कियल एरर और फ्रॉड होता है उसका पता लगाते हैं, ठीक। अब आइए बैलेंस शीट ऑडिट देख लेते हैं हम लोग। तो जी देखिए बैलेंस शीट ऑडिट्स, वेट अ सेकेंड, बैलेंस शीट ऑडिट्स क्या होता है, तो अब बैलेंस शीट ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन फाउंड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। यानी कि देखिए जो बैलेंस शीट ऑडिट होता है ये आपका इवैल्यूएट करता है, गणना करता है कि जो आपके बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि जो एसेट्स और लायबिलिटी बताई गई है वो कितनी एक्यूरेट है। तो उस एक्यूरेसी की आपका जो इवैल्यूएशन करता है, यानी कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी का इवैल्यूएशन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं, ठीक। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ चेक्स पर द ऑडिटर्स बैलेंस शीट ऑडिट चेकलिस्ट एज ऑडिटर्स कंडक्ट दिस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और देखिए सिंपल सी चीज़, जो एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो डेटा दी रखती है, जैसे एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें देखिए दी रहती है। उसी तरह लायबिलिटी में देखिए आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी एक्चुअली होता है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसमें देखिए जो शेयर कैपिटल, समझ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब देखिए जो चीज़ें दे रहती हैं वो उसको उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर, जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक। उसी को हम लोग बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। तो अब आप आई होप समझ गए होंगे कि जब आपके पास, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब आपके पास देखिए टाइम की कमी होगी, ठीक, इन केस ऑफ टाइम कंसंट्रेट ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू, जब टाइम की कमी होगी तब आप ऑडिट किस प्रकार से करेंगे, तो अभी हम लोग देखें टेस्ट चेकिंग के माध्यम से। टेस्ट चेकिंग में क्या होता था कि बस कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन पिक करिए, उस ट्रांजेक्शन्स के आधार पर ही क्या करिए, पूरी ऑडिटिंग का कार्य कर लीजिए। इससे देखिए समय भी कम लगता था और आपका काम भी हो जाता था, क्लियर। तो इसीलिए टेस्ट चेकिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहा है तो मैं हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम पे डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसका एमसीक्यू सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है स्वास्तिक 0421 वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। तो टेलीग्राम का चैनल भूलिएगा मत, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आप लोग सारा एमसीक्यू डाउनलोड
कर सके। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अ डैश हैज़ बीन असाइंड द रोल ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, यानी कि कौन व्यक्ति एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट होता है। समझ रहे होंगे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सीएस की। याद होगा दो लोग होते हैं, एक सीए होता है कंपनी, सीए क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक देखिए सीएस होता है जिसको हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है आपसे कि अ डैश हैज़ बीन असाइंड द रोल ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो सेक्रेटरियल ऑडिटर के रोल के लिए कौन अपॉइंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एनालिसिस्ट या कॉर्पोरेट लॉयर। तो अभी देखिए क्वेश्चन में ये आंसर है सेक्रेटरियल ऑडिटर, तो यानी कि इसका काम कौन करेगा, सीएस करेगा, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द मोस्ट कंप्रेहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द डैश सिस्टम ऑडिट विच एग्जामिन सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज अ होल, यानी कि किस प्रकार का ऑडिट जो होता है, सिंपल सवाल समझिएगा, किस प्रकार का जो देखिए ऑडिट होता है वह आपका सुटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस की प्रमाणता का ज्ञात कराता है। ओके, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या प्रिलिमिनरी या सीक्वेंशियल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सुटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है ना, तो अभी हम लोग देखिए ISO 9001 के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या था कि इसमें ही देखिए आपकी जो वस्तु की गुणवत्ता है उसी की आपकी इफेक्टिवनेस, उसकी सुटेबिलिटी के बारे में बताता है। तो यानी कि ये देखिए इसका आंसर बनेगा क्वालिटेटिव ऑडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हु इज़ बेसिकली कंसिडर्ड द कस्टडियन अथॉरिटी फॉर ऑडिट वर्किंग पेपर, यानी कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है, यानी कि जो ऑडिटर होता है वह देखिए क्या करता है, ऑडिट करते समय एक पेपर पे जो संबंधित चीज़ें होती हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड वो देखिए नोट करता रहता है। ठीक, तो उसका जो कस्टडी होता है, मतलब वह किसके पास रहने का, वो जो ऑडिट पेपर होता है वह किसके कस्टडी में रहता है। सिंपल सी चीज़, ऑडिटर के, कंपनी सेक्रेटरी के, मैनेजिंग डायरेक्टर के, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऑडिटर द्वारा रहता है, मतलब ऑडिटर ही अपने बनाता है ये वर्किंग पेपर, तो इसकी देखिए जो कस्टडी होती है ना वो ऑडिटर के पास ही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि देखिए मैं ऑलरेडी बच्चों को क्या बोलते हैं, जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बच्चे अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए हम लोगों ने अब तक क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, वेट अ सेकेंड, एंड अकाउंटिंग, इसका देखिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं थ्योरी और MCQ दोनों कर लिया है। फिर इसके बाद से देखिए मार्केटिंग की भी थ्योरी और MCQ दोनों हम लोगों ने कर ली है। ठीक, मार्केटिंग के बाद से देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। इनकम टैक्स भी देखिए हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। इनकम टैक्स के बाद से देखिए क्या बोलते हैं, और क्या हम लोगों ने भी जल्दी खत्म किया था, हाँ पार्टनरशिप भी देखिए थ्योरी MCQ अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट हम लोगों ने ईजिली कवर कर लिए हैं थ्योरी और MCQ के माध्यम से। तो जो बच्चे नए हैं अभी वो वीडियो सारी की सारी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको थ्योरी और MCQ दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग देखिए 6वां सब्जेक्ट हम लोग शुरू किए हैं ऑडिटिंग का, तो इसका भी PDF आप लोगों को हमारे स्वास्थ्य 0421 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सारा वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो जाइए वहाँ से पहले पुरानी वीडियो भी अच्छे से आप लोग वॉच करिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि द सोल पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट इज टू, जो सोल पर्पज होता है, सोल पर्पज मतलब जो अकेले व्यक्ति द्वारा कोई भी बिजनेस चलाया जाए या उसी द्वारा ऑपरेट किया जाए, तो सोल पर्पज यानी कि अकेले कारण द्वारा जो ऑडिटिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है। फाइंड आउट द फ्रॉड एंड पनिश द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो देखिए यहाँ सोल है ना, सोल यानी कि अकेला व्यक्ति तो कभी ये नहीं चाहेगा कि भैया उसके बिजनेस में लॉस हो, तो इसीलिए देखिए वो फ्रॉड करेगा ही नहीं, और फ्रॉड करेगा नहीं तो पनिशमेंट की बात आएगी नहीं, तो इसीलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑथेंटिकेट एंड ट्रू। अब ये देखिए अब जरूरी नहीं है जो बंदा बिजनेस कर रहा है
उसको अकाउंट्स की भी नॉलेज होगी। जो सोल बिजनेसमैन है, अकेला बिजनेसमैन है, वो देखिए वो बिज़नेस तो शुरू कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको अकाउंटिंग की भी नॉलेज होगी। तो इसीलिए देखिए वो क्या करता है, एक ऑडिटर को हायर करता है। वो ऑडिटर ही देखिए क्या करेगा, उसकी बुक्स को प्रिपेयर करता है और उसको ऑथेंटिकेट करता है और उसकी ट्रू को बताता है। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आंसर भी एकदम ईजिली फ्रीली आप लोग कर लेंगे। मेन मैटर करता है क्वेश्चन पढ़ना। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो समझिए आप लोगों का काम हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, किस विधि के द्वारा हम लोग ऑडिट एविडेंस, जो अंकेक्षक के साक्ष्य होते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंस्पेक्शंस के थ्रू, कंप्यूटेशंस के थ्रू या अकाउंटिंग स्टैटिक्स के थ्रू। तो देखिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑडिटिंग में, इंस्पेक्शन भी होती है, कंप्यूटेशंस भी होती है। बस जो बिजनेस स्टैटिक्स होता है इसके हम लोग डेटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो डेटा कैलकुलेट करना आपका साक्ष्य प्राप्त करना नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर बनेगा अकाउंटिंग स्टैटिक्स। ओके, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और कंप्यूटेशन, ये सब देखिए आपका मेथड होता है ऑडिटिंग एविडेंस फाइंड करने का। 10वां देखिए, इन प्रैक्टिस एन इंटरनल ऑडिटर, याद रखिएगा इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा हमेशा याद रखिएगा एक्सटर्नल ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट भी हो सकता है, अभी आगे भी पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर ही अपॉइंट होगा, यानी कि ए और सी तो आंसर देखिए गलत हो गए। मैनेजमेंट, तो अब देखिए आपका जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो मैनेजमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 11। देखिए लिखा हुआ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू, जो इंटरनल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपसे पूछ रहा है। फाइंड आउट द फ्रॉड, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग बुक्स या नन ऑफ द अबव। तो इंटरनल ऑडिट का देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यही होता है कि जो एरर है उस एरर का डिटेक्शन पहले ही कर लिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन ऑडिट नोटबुक, यानी कि जो ऑडिटर द्वारा ड्यूरिंग द ऑडिटिंग वर्क जो नोटबुक तैयार, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वो नोट करता रहता है। ठीक, तो उसमें कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं आपसे पूछ रहे हैं। क्लियर, अकाउंटिंग स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट बैलेंसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस या ऑडिट प्रोग्राम। ठीक, तो देखिए जो ऑडिटर होता है ना तो अपने ऑडिट नोटबुक में जो नहीं लिखता है वो होता है आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस। क्यों, क्योंकि एनालिसिस का काम देखिए लास्ट में होता है। वो तो ड्यूरिंग द वो एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण आप तब करेंगे जब आपके पास पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल होगा। तो अभी तो यहाँ पे ऑडिटिंग का कार्य चल रहा है, तब क्योंकि जब कार्य चलता रहता है उसी बीच में ही ऑडिटर द्वारा ऑडिटिंग नोटबुक में वो सारे के सारे डेटा नोट किए जाते हैं। और एनालिसिस का काम हमेशा जब आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ जाता है तब किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर बनेगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एन ऑडिटर रिज़ाइन, जब एक ऑडिटर आपका रिज़ाइन कर रहा है, द वैकेंसी इज़ फिल्ड बाई, तो जो वैकेंसी होगी मतलब जो उसकी जगह पे स्थान खाली होगा वह किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, शेयर होल्डर द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या नन ऑफ द अबव, सॉरी एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम। तो याद रखिएगा जब आपका क्या बोलते हैं कोई ऑडिटर रिज़ाइन करेगा तो उसकी जो वैकेंसी फुलफ़िल की जाती है तो इसका आंसर देखिए बनेगा बीओडी एक्चुअली। ठीक, जब भी कोई कैजुअल आपका क्या बोलते हैं रेजिग्नेशंस हो जाता है ऑडिटर का तो जो उसकी वैकेंसी फुलफ़िल की जाती है ना वो बीओडी द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। ठीक, फिर उसके विद इन 30 डेज़ क्या बोलते हैं अगर क्या बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर द्वारा देखिए अपॉइंट की जाएगी, और गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर, एक परमानेंट ऑडिटर, लेकिन तुरंत उस वैकेंसी को देखिए फिलफिल करने के लिए जो होता है वो बीओडी द्वारा एक ऑडिटर का रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए बीओडी तो ऑप्शन है नहीं तो मैनेजिंग डायरेक्टर पे ही हम लोग टिक मार लेंगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्चुअली, इसका आंसर देखिए बीओडी ही बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा वही अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वह किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी ऑफ देम। तो देखिए कॉस्ट ऑडिट जो होता है ना, ये कंपनी इसलिए, कॉस्ट ऑडिटर जो होता है कंपनी इसलिए अपॉइंट करती है ताकि वह अपने पर यूनिट कॉस्ट को कम से कम कर सके। और पर यूनिट कॉस्ट कम कैसे होगी? ताकि जिससे जो वेस्टेज होते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं, उस एबनॉर्मल वेस्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके, जिससे हम लोग अपने पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सके। तो इसमें देखिए जो मेन भूमिका होती है ना कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की, वो कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। ठीक, 15वां देखिए क्या कह रहा है आपसे, ईच ऑफ 3 पार्टीज इन्वॉल्व्स इन एन ऑडिट, ओके, डैश प्ले द रोल दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सक्सेस। यानी कि ईच ऑफ 3 पार्टीज, 3 पार्टी की बात कर रहा है जो ऑडिटिंग के काम में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी पार्टी होती है आपसे ये बताना है। क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटर, क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी, क्लाइंट, ऑडिटर एंड मॉडरेटर, क्लाइंट, मॉडरेटर एंड मॉडरेटर, और क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा ना वो सिंपल सी चीज़ है आपका, 3 पार्टी जो होता है, एक तो आपका क्लाइंट होता है, एक आपका क्लाइंट हो गया, एक तो ऑडिटर खुद होता है, और एक आपका ऑडिटी होता है जो ऑडिटिंग का कार्य करवाता है। तो इसका आंसर A15 का D बनेगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होगी। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली की शाम के 4 बजे हमारी क्लासेस इसी तरह चलती रहती है। ओके, और वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और देखिए वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते, इससे देखिए व्यूज़ ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो इससे देखिए डिमोटिवेशन होता है। तो डिमोटिवेशन को आप लोग मोटिवेशन में कन्वर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कम से कम हम लोग को जो वीडियोज़ हैं वो कम से कम तो 1000 से प्लस बच्चे देखें ही देखें, क्योंकि ये एमकॉम, COET और स्टेट यूनिवर्सिटी और B.Ed कॉमर्स के लिए बहुत से बच्चे अपीयर होंगे, और कॉमर्स की आपको ऐसे रेगुलर क्लासेस फ्री में तो कहीं भी आई गेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन टू, यानी कि जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट जो देखिए सबमिट करता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन अ कॉपी और टू अ कंपनी विद द शेयर होल्डर्स या नन ऑफ द एबव। ओके, तो अभी देखिए हम लोग पढ़ें जो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है? BOD के द्वारा। तो जो अपॉइंट करेगा उसी को क्या बोलते हैं? वो अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। तो इसके लिए इसका आंसर देखिए बनेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है 17। एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स। जो ऑडिट होता है वो 3 स्टेप्स में आपका कंडक्ट किया जाता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड देखिए ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। अ प्री एग्जामिनेशंस और ओपनिंग मीटिंग विद द ऑडिटी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, यानी कि प्री एग्जामिनेशंस या ओपनिंग मीटिंग जो होती है ऑडिटी उसी में देखिए मार्क्स करता है कि जो ऑडिटिंग का प्रोग्राम है उसको प्रोसेस को शुरू करना है। इन्वॉल्व्स सस्टेबिलिटी ऑडिट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर अगेंस्ट द सेलेक्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि देखिए फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की बात आती है कि डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा। द ऑडिटर एग्जामिन्स द डेप्थ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द क्वालिटी सिस्टम, फिर देखिए जो ऑडिटर होगा वो एग्जामिन करेगा, परीक्षण करेगा कि यहाँ डेप्थ में, गहराई में पूरा अच्छे से, जिसको बोलते हैं कि जो क्वालिटी सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया गया है कि नहीं। तो ये देखिए तीनों कार्य एक्चुअली होता है, तो इसलिए इसका आंसर देखिए ट्रू बन जाएगा कि हाँ ऑडिटिंग में यूजुअली ये 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये तीनों कार्य अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी MCQ का मैं पूरा का पूरा PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, और देखिए पुरानी MCQs का आपको यहाँ पे वीडियो का आई बटन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, पुरानी वीडियोस के सारे MCQs के प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पे से जाकर आप लोग पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक, पूरे के पूरे MCQ का आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है।
कि इंटरनल ऑडिट हेल्प्स इन, जो इंटरनल ऑडिट होता है वो किसके लिए हेल्प करता है, इंटरनल चेक के लिए, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, फाइनल ऑडिट के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो इंटरनल ऑडिट हमेशा याद रखिएगा आपके फाइनल ऑडिट के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसी के आधार पे ऑडिटर देखिए टेस्ट चेकिंग करता है। अगर इंटरनल ऑडिट आपकी सेटिस्फैक्ट्री है तो तभी देखिए ऑडिटर हमेशा टेस्ट चेकिंग चेक करेगा और वो आपका देखिए फाइनल ऑडिट में ही हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फाइनल रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, यानी कि इनमें से कौन आपका ऑडिटर के फाइनल रिपोर्ट के लिए टिक ज़रूरी नहीं होता है। विच वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फाइनल रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, यानी कि इनमें से कौन सा फाइनल रिपोर्ट ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं होता है। क्लियर। टाइप ऑफ ऑडिट कंडक्टेड, किस प्रकार का ऑडिट कंडक्ट किया गया है ये आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इन्वॉल्व्ड पार्टीज, ऑडिटर, ऑडिटी एंड थर्ड पार्टी, ऑडिट टीम मेंबर्स। तो देखिए जो होता है आपका, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है फाइनल ऑडिट में वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि उसकी विशेषताओं से हमको थोड़ी ना कोई लेना देना है। ऑडिटिंग की विशेषताएं बहुत सी होती हैं तो उसकी विशेषताओं से हमको थोड़ी ना उसके ऑडिटिंग रिपोर्ट में लेना देना है, इसीलिए उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, किस प्रकार का ऑडिट कंडक्ट किया गया है वो आपको बताना ज़रूरी होता है। जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बताना ज़रूरी होता है, और देखिए ऑडिट टीम में मेंबर कौन कौन से थे उसके बारे में भी बताना ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी विशेषताओं को बताना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है द स्कोप ऑफ ऑडिट इन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ गवर्नड बाय, यानी कि देखिए जो पार्टनरशिप फर्म में आपका ऑडिट का क्षेत्र होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो पार्टनरशिप एक्ट द्वारा, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड या नन ऑफ द अबव। तो देखिए पार्टनरशिप में हमेशा क्या होता है ना कि जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटर होता है और जो पार्टनर्स होते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक, उस एग्रीमेंट के आधार पे ये ऑडिटर अपना कार्य करता है। तो इसका आंसर देखिए बी बनेगा, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो देखिए हम लोगों ने आज टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑडिटिंग के। ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से उस क्वेश्चन को समझा होगा, इसीलिए देखिए जो जो इंपॉर्टेंट थी उसकी थ्योरी भी मैं आप लोगों को बताता चल रहा था। ठीक, तो आज देखिए हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल भी देखिए इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डेली का डेली शाम के 4 बजे कोशिश किया करिए ताकि आप लोग लाइव आ सके और अच्छे से जुड़कर डेली का डेली आप लोग पढ़ सकें, क्योंकि ये क्लासेस देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर अपकमिंग यूपी बीएड एग्ज़ाम जो देखिए 6 जुलाई को ही है, यानी कि 1 महीना बस आपके पास बचा है, 1 महीना बचा और 50 क्वेश्चन कॉमर्स के आपको वहीं से दिखने ही दिखने हैं। ठीक, तो इसीलिए उसको अच्छे से फॉलो करिए। जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी फॉलो करें, और जो बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे उनको देखिए 75 क्वेश्चन तो कॉमर्स की दिखेंगे, और जुलाई के 3rd वीक में ही आपकी परीक्षा है CUET की। ठीक, तो यानी कि आपके पास भी बेसिकली 1.5 महीने का समय बचा है, तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए। और देखिए जो MCQ है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही ऑडिटिंग की क्लास खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, इसीलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। और कोई भी बच्चा अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी मेरे से करना चाहता है तो वो देखिए मेरे से डायरेक्ट विकास_3 पे पूछ सकता है। ठीक, वैसे आपको ये सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और देखिए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करा करिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक गुड लक और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।